नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहां हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां, ताकि इसका आप कृषि में उचित इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे वैज्ञानिक तौर पर हमारे किसान मत्स्य पालन कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन को हमारी सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और मछली पालन से वो जुड़ सके। लेकिन ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक तरीकों को वो अपनाएं, ताकि उन्हें अधिक लाभ हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे करें वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन। मेरा गांव मेरा गौरव किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने का अनूठा कार्यक्रम है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कृषि विश्वविद्यालय या कृषि संस्थान के वैज्ञानिक खुद गांव-गांव जाकर न सिर्फ खेती और उससे जुड़े दूसरे व्यवसायों में आ रहे दिक्कतों का हल सुझाते हैं, बल्कि किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी भी देते हैं। इसका मकसद लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से फसलशाला की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक अपनी सुविधा के अनुसार नियुक्ति स्थल के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में गांव का चयन करके किसानों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम में 4 वैज्ञानिकों के समूह बनाए जाने का प्रावधान है। हर समूह को 5 गाँवों का चयन करना होता है। जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक गांवों का दौरा भी करते हैं या फिर फोन कॉल और मोबाइल संदेशों के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का दायरा खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मछली पालन के क्षेत्र में भी भूमिका निभा रहा है। हम सब जानते हैं कि आजकल खेती बाड़ी से परिवार का गुजारा मुश्किल है। खास तौर से छोटे किसानों को आय के दूसरे संसाधन जुटाने ही होंगे। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इसी कार्यक्रम के तहत मछली पालन को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। वैज्ञानिकों ने करनाल और जींद जिले में 5 गांव गोद लिए, जहां वो आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जींद के धतराह में स्थित एक मछली फार्म का उदाहरण लेते हैं। 12.5 एकड़ पर फैले इस फार्म में सामान्य कॉप्स मछली के अलावा इंडियन मेजर कॉप्स, कतला, रोहू और मृगल जैसे किस्में पाली जा रही हैं। लेकिन 3 महीने बाद मछलियों में समस्या आने लगी। खास तौर से 2 तरह के प्रकोपों ने मछलियों को जकड़ लिया और मछलियां मरने लगीं। जांच की गई तो उनके बलगम और पीले गलफड़ों से ढकी त्वचा का रंग नजर आया। साथ ही गलफड़ों और मछली की बाहरी त्वचा पर एंकर वर्म दिखाई दिया। मछलियों पर पड़ने वाला ये पहला प्रकोप था। इससे उन्हें भूख लगनी बंद हो गई और वो दिन ब दिन कमजोर होती गईं। यहाँ वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली थी। जांच के बाद वैज्ञानिक समस्या को पहचानने में कामयाब हो चुके थे और अब उन्हें बचाव के उपाय सुझाने थे। उन्होंने मछली पालकों को पानी की सतह पर साइप्रिन के इस्तेमाल की सलाह दी। ऐसा हफ्ते भर में कई बार किया गया। इलाज कामयाब रहा। जल्दी मछलियां भरपेट खाना खाने लगीं और मोटी हो गईं। दूसरा प्रकोप इससे भी बुरा था। इसने गलफड़ों के साथ साथ पंखों और दूसरे अंदरूनी हिस्सों पर धावा बोला था। ऐसा पानी की गुणवत्ता में खराबी के कारण हुआ। इसी खराबी के चलते मछलियां तनावग्रस्त हो गईं और उनमें संक्रमण भी फैल गया। जांच के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि इसके पीछे एंटीओलॉजिकल एजेंट का हाथ हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने सीफेक्स 1 ppm की सलाह दी। छिड़काव हफ्ते में 3 बार करना था। इसका नतीजा भी शानदार रहा और मछलियों की बीमारी दूर हो गई। इस तरह की समस्या आने पर मछली पालक आमतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा अच्छी बढ़ावार के लिए दूसरे रसायनों का प्रयोग भी किया जाता है। ये उपाय महंगे होते थे और फायदा भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मछली पालकों ने वैज्ञानिक उपाय अपनाए तो लागत में 53% की कमी आ गई। इस तरह वैज्ञानिक सलाह से मछली पालकों को 3 तरह के फायदे हुए। उनकी लागत घट गई, आमदनी बढ़ गई
और मछलियों की मृत्यु दर में कमी आ गई। इसके अलावा वो बेवजह के रसायनों के इस्तेमाल से भी बच गए। ये बदलाव खुद मछली पालकों ने भी महसूस किया और उन्हें लगने लगा कि सही तकनीक दुगनी आमदनी में मददगार हो सकती है। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप मछली पालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि महीने के हिसाब से अलग अलग फसलों में कौन कौन सी कृषि गतिविधियां हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की राय। जनवरी माह अंगूर, आड़ू, अनार व नाशपाती की पौधशाला तैयार करने के लिए अनुकूल है, लेकिन पौधशाला लगाने के समय दीमक नियंत्रण का कार्य अवश्य कर लें। किसान अंगूर की बेलें 17 जनवरी से 17 फरवरी तक 10 फुट के फासले पर लगा दें। इस माह नई बेलों में गोबर की खाद 20 किलोग्राम प्रति बेल के हिसाब से सिंचाई करें। बेल चढ़ाने के तरीकों में हेड, निफिन, टेलीफोन तथा बाबर मुख्य है। किसान इनका चुनाव भी किस्मों के हिसाब से करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब महिला किसान नवनीता दास से। जी हां, आधी आबादी के बिना हम देश की तरक्की की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नवनीता दास ने। किस तरीके से अपनी लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और किसी चुनौती को अपने आगे टिकने नहीं दिया। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उनके हाई स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। किसान की बेटी होने के नाते उनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क की दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वह एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान है और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में उन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया, फाउल, कबूतर, बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है, जिसके कारण इनके खेत की सुंदरता बेहद मनमोहक है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। इनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं।
साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वे भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस भाग में हम बात करते हैं किसानों के सवालों की। जी हाँ, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के सवाल इस भाग में हम शामिल कर सकें। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं ताकि कृषि में आपको लाभ हो सके। तो आइए देखते हैं आज किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं किसान जो कि सुबोध जी उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं। गन्ना और चुकंदर की सहफसली खेती करना चाहते हैं सर, इसकी जानकारी वो चाहते हैं। सुबोध जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि गन्ने के साथ साथ आप चुकंदर की सहफसली कर सकते हैं। और जैसे गन्ने की बुआई अलग अलग समय पे होती है। यूपी में अगर आप देखें गन्ने की बुआई कुछ क्षेत्रों में अक्टूबर के मध्य में होती है और कुछ क्षेत्रों में मार्च में होती है और कुछ क्षेत्रों में गेहूं कटाई के बाद अप्रैल से लेकर के और मई में होती है। तो अगर आप गन्ने की बिजाई करते हैं 15 अक्टूबर को, तो उस फसल के अंदर गन्ने की आप सह फसली चुकंदर की ले सकते हैं। और उसके लिए चुकंदर की 2 किस्मों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक DDR किस्म है और एक क्रिम्सन ग्लो। डेट्रोटिक डार्क रेड DDR और क्रिम्सन ग्लो, ये दोनों ही किस्में सह फसली के लिए उपयुक्त हैं। आप जब गन्ने की बिजाई कर देते हैं, क्योंकि सर्दकालीन गन्ना अपनी बढ़वार बहुत धीमी गति से होती है और आवश्यक हो जाता है कि वो बीच का जो स्पेस है, जगह है, उसका अगर हम इस्तेमाल सह फसली के लिए कर लें। अक्सर हमारे किसान भाई उसमें जौ, सरसों, चना आदि लगाते हैं, तो सब्जी फसलों को भी अंतर फसली के रूप में लगाया जा सकता है। चुकंदर उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आप इन दोनों किस्मों को इस्तेमाल के में ला सकते हैं और इसकी जो है सीधे बिजाई कर सकते हैं। फसल लगभग जो है 75 से 80 दिन में जड़ें का निर्माण कर लेती हैं। आप जड़ों को निकाल करके बाज़ार में बिक्री के लिए ले जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत ये जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं सुबोध जी ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मजा आएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। 2010 से 2014 के दौरान मछली उत्पादन 355.16 लाख टन था, जो कि 2014 से 2018 में बढ़कर 450.18 लाख टन हो गया था। यानी इसमें 26.01% की बढ़ोतरी हुई थी। मछली पालन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा।
मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024 से 2025 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने और रोजगार का सृजन करने के मकसद से 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बिहार में शुरुआत की गई। और अब बात करते हैं स्वस्थ धरा खेत हरा की। जी हाँ, हर किसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसके लहलहाते खेत हो और अच्छी फसल उसे प्राप्त हो, लेकिन ये तभी संभव है जब उसकी मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। और ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह से अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अच्छी फसल प्राप्त करें। तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी फसल और आपकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में। आज हम आपको बताएंगे बेड प्लांटिंग के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सिंह जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर, बेड प्लांटिंग क्या है? बेड प्लांटिंग में जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि ये सबसे सर्वोपयुक्त विधि मानी गई है बुवाई के लिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो भी फसल की बुवाई करते हैं और विशेष करके जो ज़्यादा उपयोगी है वो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए ये विधि उपयोगी है। अब इसके साथ हमने गेहूं की फसल को भी देखा है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार का जो ICR है, वहाँ की सिंचाई जल प्रबंध परियोजना यहाँ पर संचालित है। उस परियोजना के तहत हम देख रहे हैं कि इन फसलों में जो काम कर रहे हैं, आपका गेहूं है, सरसों है, चना है, तो इसमें बेड प्लांटिंग तकनीकी में जो बुवाई की जाती है, चाहे वो आपकी सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, उसमें बेड पर बुवाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बेड के बाद एक कुंड बनता है, नाली बनती है, इसमें किसान भाई जब भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उस केवल कुंड में ही हम पानी लगाते हैं और फसल जो हमारी बेड के ऊपर बुवाई की जाती है, इसलिए हम इसको बेड प्लांटिंग तकनीकी कहते हैं। अब फायदे की बात करें तो हम देखते हैं किसान भाई, जो हमारा मेन उद्देश्य तो इस समय सिंचाई के जल की बचत है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमारा चाहे वो आगे होने वाला विश्व युद्ध की बात हो, सिंचाई की एक एक बूंद, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक बूंद से भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है। तो उसकी दृष्टि से हम पानी की बचत करते हैं और इस पानी की बचत में सबसे पहले जो सिंचाई करते हैं वो केवल कुंड में करते हैं। सामान्यतः किसान जो समतल खेत में सिंचाई करता है उसकी तुलना में इसमें 30 से 40% तक पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी केवल कुंड में ही लगाया जाता है। इससे अब फायदे की बात करें तो फसल जो भी इसके द्वारा बोते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश और हवा मिलता है, क्योंकि कुंड की जो जगह दिखती है किसान को, सामान्य तौर पर जब बुवाई होती है तो किसान कहता है साहब इसमें तो जगह ज़्यादा दिख रही है, नहीं, परंतु कोई भी फसल हो, जैसे गेहूं है तो उसमें अधिक संख्या में कल्ले निकलेंगे, उन अधिक कल्लों से ज़्यादा संख्या में बाली निकलेंगी और उत्पादन है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि जो कल्ले निकलते हैं पर्याप्त प्रकाश और हवा मिलने से उनमें बाली की लंबाई और दाना चमकदार और बड़ा बनता है। तो विशेषकर हम यहाँ पर बीज उत्पादन का केंद्र है तो इसमें भी इसका लाभ हो रहा है। हमें देख रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलता है। तो देखें, सामान्यतः है किसान भाई, जो आप खेत की तैयारी करते हैं, उस तैयारी करने के बाद जो बेड प्लांटिंग तकनीकी है इसके लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। जो हमारी मशीन है उसमें रिज फरो जो बेड है वो बनाती है मशीन, और उस बेड के ऊपर 2 या 3 या 1 लाइन, जो फसल है, जिस फसल में ज़्यादा आवश्यकता है लाइन से लाइन की दूरी
वहाँ पर हम 1 या 2 कुंड बो सकते हैं। जिनमें कम आवश्यकता जैसे गेहूँ है तो यहाँ पर एक बेड पे हमने 3 लाइनें बोई हैं। चने में 2 लाइन बोते हैं, इसी तरह से सरसों में भी 2 लाइन एक बेड पे बोते हैं। तो हम मशीन के द्वारा बुवाई कर लेते हैं, इसमें अलग से कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस मशीन में ये भी सुविधा है किसान भाइयों के लिए, खाद और बीज दोनों की बुवाई साथ साथ होती है, जिससे खाद की उपयोगिता है, दक्षता जिसे कहा जाए उर्वरक की, वो भी ज़्यादा होती है। क्योंकि सामान्यतः किसान भाई या तो छिड़क के बोते हैं या मशीन से पहले बो देंगे, उसके बाद फिर बीज की बुवाई करेंगे, नहीं, परंतु ये बेड प्लांटिंग तकनीक से खाद और बीज अलग अलग बॉक्स होते हैं इस मशीन में, साथ में बुवाई करते हैं। उर्वरक हमेशा बीज से 1 इंच नीचे बुवाई होता है, तो जिससे कि उसका सही से सदुपयोग हो जाता है और फसल अच्छी होती है और जो पैसा किसान उपयोग करता है उसकी बचत होती है। जो भी किसान भाई इस दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं तो मुरैना में जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर आएँ और हमसे आके संपर्क भी कर सकते हैं। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, एवी रोड से मैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर, 9410890472। तो वो कभी भी इस तकनीकी के लिए हमसे संपर्क करें। हम जो हमारे आसपास के किसान हैं यदि वो अपने खर्चे पे मशीन को ले जा सकते हैं और वापस ला के रख सकते हैं तो हम यहाँ से उनको मशीन भी उपलब्ध कराते हैं। और अब बात कृषि संबंधी मोबाइल ऐप के बारे में। इस भाग में हम आपको अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान इन ऐप से कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सके। तो आइए जानते हैं आज किस मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मेघदूत भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। IITM पुणे और IMD दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मेटफील्ड्स यूनिट द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक जिला और फसलवार सलाह को किसानों की पूर्वानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एकत्र करता है। और अब देखते हैं मौसम आधारित कृषि सलाह। जी हाँ, अगर आप मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है आज मौसम रिपोर्ट में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पड़ सकता है पाला। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी कोहरा पड़ने के आसार। उत्तर भारत में कुछ जगह घना कोहरा रहने के साथ साथ काफी ठंड पड़ना संभव। असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में छाया रहेगा घना कोहरा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का कोहरा छाने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ हिस्सों में कोहरा रहने की संभावना। हमारे किसान अपनी उपज का सही भाव लें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंडी भाव पर लगातार नजर बनाए रखें और उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडियों की। यहाँ पर हमीरपुर मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सोलन मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की मंडियों की बात करें तो राजौरी मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कठुआ मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो लखनऊ मंडी में सेब का भाव रहा 6,675 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको कृषि संबंधी ट्वीट दिखाते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान उनसे जरूर लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कृषि में उन्नति करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।